हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपी मैथ का ये 5वां लेसन है, समानांतर श्रेणी जिसका नाम है। इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और छोटा नाम इसका रखे तो एपी कहते हैं, शॉर्ट नेम में इसको, ठीक है। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है आप लोग अंत तक देखिएगा, वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। और ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे जीरो लेवल से हाई लेवल तक की बात करेंगे और जितने कॉन्सेप्ट होंगे उन सभी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। वीडियो पर अभी नए नए आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेषकर समानांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। हम समझेंगे कि समानांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है। इसके परिभाषा यानी इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट बनते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। देखिए, ये एपी चैप्टर जो है आपके क्लास 10th में जो है 10th से शुरू ही होता है, ठीक है। बाकी पीछे क्लास में आप 9th है 8 है उसमें आप इस चैप्टर को जो है नहीं पढ़े होइएगा, इसका नाम भी नहीं सुने होइएगा। इसीलिए आपको लगेगा कि ये कोई नया चैप्टर है, बाकी कोई नया है नहीं इसमें, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है, बहुत ही इजी वे में हम आपको पढ़ाएंगे। बस आप लोग विश्वास करके इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए एक बार। हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद एक जरा सा भी जो है आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए, समानांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। संक्षिप्त नाम इसका है एपी, ठीक है। संक्षिप्त में इसको हम एपी कहते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि श्रेणियाँ क्या होती है, यानी श्रेणी होता क्या है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। श्रेणी क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि पद क्या होता है, इसको अंग्रेजी में हम टर्म कहते हैं, ठीक है। यानी एपी के अंदर पद आपको सुनने के लिए मिलेगा तो वो पद क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। किस किस टाइप के पद हो सकते हैं एपी के अंदर, उन सभी के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे समानांतर श्रेणी के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ एपी, ठीक है। यानी कि समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और आपको कौन सा वाला पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद सार्व अंतर के बारे में हम समझेंगे कि सार्व अंतर क्या होता है, इसी को हम पदा अंतर भी कहते हैं, ठीक है। सार्व अंतर या पदा अंतर इसी को हम कहते हैं, इसको हम स्मॉल डी से सूचित करते हैं। अब ये देखिए, एपी के अंदर आप तो पढ़े हुए हैं कि सार्व अंतर होता है, लेकिन सार्व अंतर होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। हम समझाएंगे आप लोगों को। इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी सी डी से इसको सूचित किया जाता है, सी डी से, ठीक है। और इसका सांकेतिक नाम क्या है, डी, यानी कि डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे एपी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी का व्यापक रूप, ठीक है। यानी जनरल फॉर्म समझेंगे हम एपी का, कि वो कौन सा फॉर्म है जिस फॉर्म में एपी हमको मिलेगा, ठीक है, या फिर निकालने के लिए कह सकता है एपी का, ठीक है। तो वो समानांतर इसका व्यापक रूप को समझना जो है बहुत ही जरूरी है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। उसके बाद समझेंगे श्रेणी के प्रकार, यानी श्रेणियाँ कितने प्रकार के होती हैं, यानी टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। श्रेणियाँ कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद समझेंगे पदों का योग क्या होता है, पदों का योग, ठीक है, यानी सम ऑफ टर्म, यानी टर्म को हम जोड़ेंगे, यानी पदों को जोड़ते हैं तो उसको हम क्या चीज़ कहते हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी फार्मूला बनेगा उन सभी के चर्चा हम करने वाले हैं इस चैप्टर के, मतलब इस वीडियो के अंदर, ठीक है। देखिए, आपके एपी चैप्टर के अंदर जो है 3 प्रश्नावली दिया गया है। प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.3, ठीक है। इन तीनों प्रश्नावली के अंदर हमको अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। प्रश्नावली 5.1 के अंदर हमको पढ़ना है खासकर एपी का परिचय, एपी का परिचय हमको पढ़ना है कि एपी क्या होता है, एपी से जुड़े हुए सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे 5.1 के अंदर, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ सवाल भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद 5.2 में हम स्पेशल पढ़ने वाले हैं एनवा पद, एनवा पद के बारे में, एनवा पद के बारे में। अब ये एनवा पद क्या होता है थोड़ी देर के बाद आप भी बोलिएगा, ठीक है, हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, और 5.3 में हम लोग पढ़ेंगे खासकर पदों का योग, यानी सम ऑफ
टर्म। ठीक है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं 5.3 में स्पेशल, यानी कि इस अध्याय के अंदर हमको 3 प्रश्नावली में जो है बांट दिया गया इस अध्याय को, और तीनों प्रश्नावली में अलग अलग चीज़ें हमको पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। पहले तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि एपी किसे कहते हैं। ठीक है, एपी यानी कि समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो देखिए, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो, उसे हम एपी कहते हैं, अगर परिभाषा में बात करें तो। ठीक है, अब वैसे अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखकर अगर आपको पहचानना हो तो देखिए, हम कुछ सूची लेते हैं, संख्याओं की कुछ सूची तैयार कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ... ठीक है, मान लीजिए 5, 10, ठीक है 5, 10, 15, ठीक है 20 ... ठीक है, उसके बाद हम तैयार कर रहे हैं 12, ठीक है 8, उसके बाद 4, उसके बाद 0, उसके बाद -4 ... ठीक है, और एक और सूची हम तैयार कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 5, 5, 5 ... अब देखिए यहाँ पर हम 4 ठो एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, अब इन चारों एग्जाम्पल को जब आप गौर से देखिएगा तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। देखिए इस सूची को जरा गौर से देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 2, और 2 से शुरू होकर अगला पद है 4 इसका, उससे आगे है 6, उससे आगे है 8, यानी इसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने से अगली संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरे वाले सूची की बात करें तो इसमें देखिए 5 से शुरू हो रहा है और अगला टर्म देखिए क्या है, अगला टर्म है 10। ठीक है, यानी 5 के बाद 10 है, यानी यहाँ पर 5 का गैप है। फिर यहाँ अगला वाला क्या है, तो फिर 15 है, यानी कि इससे बड़ा ये 5 है। ठीक है, देखिए इससे ये कितना बड़ा है, तो +5, इससे ये कितना बड़ा है, तो +5, इससे ये कितना बड़ा है, तो +5। ठीक है, इससे ये कितना बड़ा है, तो +2, इससे ये कितना बड़ा है, तो +2, और इससे ये कितना बड़ा है, तो +2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिएगा, ये 12 है और ये 8 है, तो यहाँ इससे ये कितना बड़ा है, तो -4 बड़ा है। कितना बड़ा है, -4। अब इससे ही कितना बड़ा है, तो -4, इससे -4, और इससे ये -4। ठीक है, चलिए अगला वाला की बात करते हैं। ये 5 से शुरू हुआ है, अगला वाला टर्म भी 5 है, उससे आगे वाला टर्म भी 5 है, उससे अगला वाला भी 5 है, यानी कि इसमें कितना जोड़े हैं तो अगला वाला प्राप्त हुआ है, तो 0। इसमें कितना जोड़े तो अगला प्राप्त हुआ 0, इसमें कितना जोड़े तो अगला प्राप्त हुआ, तो 0, यानी +0 करने पर जो है अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। जरा गौर से देखिए, इसमें हम यहाँ भी 2 जोड़े हैं, यहाँ भी 2 जोड़े हैं, और यहाँ भी 2 जोड़े हैं। इसमें देखिए 5 यहाँ जोड़े, 5 यहाँ जोड़े, 5 यहाँ जोड़े, और इसमें हम क्या किए हैं, -4 जोड़े हैं 12 में, फिर 8 में -4 जोड़े, फिर 4 में -4 जोड़े, फिर 0 में -4 जोड़े, तो अगला वाला संख्या प्राप्त हो रहा है, अगला वाला पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक ही तरह की संख्या को जोड़ते हैं तो अगला वाला टर्म हमें प्राप्त होता है, यानी कि इस तरह के सूची को हम क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, समानांतर श्रेणी बोलते हैं इसको हम। जैसे एक टर्म और हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 3, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ लिखते हैं 9। अब बताइए अगला वाला टर्म हम खाली कर देंगे। ठीक है, ये बॉक्स हम खाली कर दिए, फिर अगला वाला टर्म हम लिख देते हैं 15। ठीक है, फिर अगला टर्म खाली कर देते हैं, फिर अगला टर्म लिख देते हैं 21। ठीक है, अब आपसे हम पूछेंगे कि जरा बताइए कि इस वाले बॉक्स में क्या होगा, यानी कौन सी संख्या होगा, तो आप पीछे वाले पैटर्न को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि इस वाले बॉक्स में क्या होगा। देखिए 3 से ये वाला पद कितना बड़ा है, तो +3 बड़ा है। अब इस 6 से ये वाला पद कितना बड़ा है, तो +3 बड़ा है। इसका मतलब है कि जब इसमें +3 किए तो अगला वाला प्राप्त हुआ, इसमें +3 किए तो अगला प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि इसमें भी +3 करेंगे तो अगला प्राप्त होगा, यानी कि अगर 9 में +3 करते हैं यानी कि 12 हो जाएगा। ये 9 में +3 कीजिएगा तो 12, यानी इस बॉक्स में क्या भराएगा, 12। अब 12 में +3 किए तो अगला वाला क्या हो गया, 15। ठीक है, अब बताइए इसमें भी +3 करेंगे तो अगला वाला प्राप्त हो जाएगा, यानी इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, देखिए एक निश्चित संख्या को जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है एपी के बारे में समझ में आ गया कि एपी होता क्या है। ठीक है, यानी समानांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए समानांतर श्रेणी 2 तरह के होते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो समानांतर श्रेणी 2 तरह के होते हैं।
देखिए श्रेणियाँ कई प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में ही बात करेंगे हम, लेकिन पहले समझते हैं कि समानांतर श्रेणी कितने प्रकार के होता है। देखिए समानांतर श्रेणी बात करते हैं तो एपी जो है वो दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है, तो देखिए एपी आपके दो तरह के होते हैं, यानी कि एक होता है परिमित एपी, यानी कि परिमित समानांतर श्रेणी, हिंदी की बात करें तो परिमित समानांतर श्रेणी, और एक होता है अपरिमित समानांतर श्रेणी, ठीक है। देखिए समानांतर को हम स लिख दिए हैं तो समझ जाइएगा आपकी समानांतर हुआ, और श्रेणी को हम श्रेय लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो परिमित समानांतर श्रेणी को हम फाइनाइट एपी कहते हैं और अपरिमित समानांतर श्रेणी को इनफाइनाइट एपी कहते हैं। ये तो इंग्लिश वाला हो गया बात। अब ये होता किस तरह का है, तो देखिए परिमित यानी कि जिसमें पद लिमिट हो, पद की मतलब जो पद होता है वो लिमिट हो, जैसे कि मान लीजिए 2, ठीक है, 4, 6 डॉट 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 डॉट, यहाँ लिख दिए 12, यहाँ लिख दिए 12, यानी कि इसमें एक निश्चित पद है कि वो 12 तक ये एपी बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है, यानी कि निश्चित है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं परिमित समानांतर श्रेणी, ठीक है। यहाँ लिख दिए 5, ठीक है, 10, ठीक है, 15 डॉट 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 50 तक। तो इसमें ये लिमिट है कि ये एपी जो है आखिरी कहाँ तक जा रहा है, तो 50 तक जा रहा है। लेकिन कोई कोई एपी ऐसा होता है जिसमें आखिरी पद का कोई अता पता नहीं है, तो वैसे एपी को हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समानांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, अब डॉट 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 अनंत पदों तक, क्या कह देगा, अनंत, ठीक है, अनंत पदों तक, अनंत पदों तक। तो इस तरह के एपी को हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समानांतर श्रेणी, यानी कि इनफाइनाइट एपी कहते हैं इसको हम। बात क्लियर हो गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए आपके मन में एक सवाल होगा कि हमको दोनों में से पढ़ना किसको है, तो दोनों को पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं दिमाग में रखिए कि ये वो पढ़ते हैं वो छोड़ देते हैं, दोनों तरह के एपी हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं श्रेणी के बारे में कि श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन तरह के श्रेणी होते हैं। ये ऊपर का नॉलेज है, ठीक है, इसको रख लीजिएगा कोनोमाला में, दिमाग के कोनोमाला में इसको शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि श्रेणी के बारे में, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। अब श्रेणी का परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो ये है, देखिए एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करने वाली संख्याओं की सूची को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे, ठीक है, उसको हम श्रेणी बोलेंगे। जैसे देखिए ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 5 के पैटर्न को फॉलो किया, ये भी 5 के यानी कि ये पूरे सूची जो है 5 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये भी जो है, ये जो देखिए 2, 4, 6 है, तो ये 2 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। और श्रेणी जो होता है वो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। वैसे अलग अलग प्रकार के आपको श्रेणी मिल सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई श्रेणी दे देगा आपको, देखिए 2, ठीक है, अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ये तो सिंपल श्रेणी हो गया। लेकिन कोई दे देगा आपको, मान लीजिए 3, ठीक है, 3 के बाद दे देगा 9, ठीक है, उसके बाद दे देगा 27, ठीक है, उसके बाद दे देगा 81। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कौन पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है, लेकिन कौन सा पैटर्न, देखिए ये इससे कितना बड़ा, तो 3 गुना, ये इससे कितना बड़ा, तो 3 गुना, ये इससे कितना बड़ा, तो 3 गुना, यानी पैटर्न तो यहाँ भी एक फॉलो हो रहा है ना। अब एक बात बता रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ AQ है, यहाँ a के पावर 4 है, ठीक है, यहाँ भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन चीज़ का पैटर्न, तो पावर इसका जो है वो 1-1 बढ़ते जा रहा है, इसका पावर जो है वो 1-1 बढ़ते जा रहा है, तो पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि सब एपीए होगा, है ना, इसीलिए तो श्रेणी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। हम समानांतर श्रेणी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको श्रेणी के बारे में बता रहे हैं। तो श्रेणी कई प्रकार के हो सकता है, ठीक है, लेकिन समानांतर श्रेणी कई प्रकार के नहीं होता है। समानांतर श्रेणी केवल और केवल 2 ही तरह के होते हैं, परिमित और अपरिमित, ठीक है। देखिए श्रेणी की बात करें तो होता है कई प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ही तरह के होते हैं, ठीक है। अब तीनों का हम नाम लिख देते हैं, आप लोग अगर चाहते हैं नोट करना तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है, देखिए एक तो होता है समानांतर श्रेणी जो हमको पढ़ना है, ठीक है, समानांतर श्रेणी जो हमको पढ़ना है, और एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी होता है, और एक होता है हरात्मक श्रेणी। क्या होता है, हरात्मक श्रेणी होता है, ठीक है। इसको आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी संक्षेप में इसको हम एपी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में जीपी लिख देते हैं, और इसको बोलते हैं
हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको हम HP लिख देते हैं शॉर्टकट में। देखिए मुख्य रूप से ये दोनों चीज़ें आपको 11th 12th में पढ़ना है, इसीलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे इस क्लास में। हम केवल बात करने वाले हैं समानांतर श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो 2-4% नॉलेज हम ऊपर का दे दें आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ मुख्य बातें आपको बताते हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही काम देने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए पद की बात करते हैं सबसे पहले हम कि पद क्या होता है। देखिए एक सूची लेते हैं, संख्याओं की एक सूची लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 5, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 10, 15, 20, ठीक है, 25 ... ठीक है। लास्ट का पद जब पता नहीं रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत वाला पद, ठीक है, यानी अनंत पदों तक। कहाँ तक, अनंत पदों तक, ठीक है, अनंत पदों तक ये AP जा रहा है, ठीक है। ये एक हम AP ले लिए हैं, AP। अब इसमें पद हमको ढूंढना है, पद बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए इसमें हमको करना क्या है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पर होगा ना उसको हम बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे, इसको हम प्रथम पद बोलेंगे, प्रथम पद। इसको हम A या फिर A1 से सूचित करते हैं, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, इसका जोड़ी जो है पूरे चैप्टर के अंदर आने वाला है, ठीक है। उसी तरह से जो सेकेंड नंबर पर आएगा उसको हम बोलेंगे दूसरा पद, दूसरा पद। इसको हम A2 से करेंगे सूचित, और जो 3 नंबर पर आएगा उसको तीसरा पद A3 से करेंगे सूचित। अब बताइए अगला है 4 नंबर पर आ रहा है 20, तो इसको क्या बोलिएगा, तो चौथा पद, इसको हम A4 से करेंगे सूचित, A4 से। अगला वाला पद 5 नंबर पे आता है तो A5 से। इसी तरह से जो पद 10 नंबर पर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, 10वां पद बोलेंगे, और उसको हम A10 से सूचित करेंगे, 10 नंबर वाले पद को A10 से, 20 नंबर वाले पद को A20 से, ठीक है। जितना नंबर वाले पद कहेगा A के साथ लगा दीजिएगा। जैसे 50 नंबर का जो पद है उसको हम क्या चीज़ से करेंगे सूचित, तो A के साथ लगाइए ना 50 को, यानी 50 नंबर के पद को हम A50 से सूचित करेंगे। उसी तरह से जो अनंत पदों तक जा रहा है ना, अनंत पदों तक, उसको हम अंतिमहा पद बोलेंगे, और अंतिमहा पद को हम बोलते हैं एनवा पद। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनवा पद। क्या बोलते हैं, एनवा पद बोलते हैं, याद रखिएगा एनवा पद। जब 50वां पद को A50 से, 5वां पद को A5 से, तो एनवा पद को क्या चीज़ से करेंगे सूचित, तो A के साथ लगाइए N, यानी एनवा पद को सूचित करने के लिए आपको AN का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी TN से भी इसको सूचित कर दिया जाता है, TN से, कभी कभी तो LO का प्रयोग हो जाता है। तो याद रखिएगा तीनों चीज़ को, ठीक है। AN, TN या फिर L से सूचित करते हैं अंतिमा पद को। बात समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इन दोनों पद के बीच का अंतर देखिए, ये दूसरा पद हुआ और ये पहला पद हुआ, तो दूसरा पद और पहला पद के बीच का अंतर देखिए कितने का है, 5 का है। ये तीसरा पद और ये दूसरा पद दोनों के बीच का अंतर देखिए कितने का है, तो ये भी 5 का है। चौथा पद और तीसरे पद के बीच का अंतर देखिए कितने का है, तो ये भी 5 का है। यानी हर एक 2 पदों के बीच के जो अंतर है वो 5-5 का है। तो भाई इसको हम बोलते क्या है, तो देखिए क्रमागत 2 पदों के बीच के अंतर को, क्रमागत 2 पदों के बीच के अंतर को, 2 पदों के बीच के अंतर को, बीच के अंतर को, ठीक है, याद रखिएगा क्रमागत 2 पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर या पदा अंतर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सार्व अंतर या पदा अंतर बोलते हैं, पदांतर इसको बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं, कहते हैं। देखिए सार्व अंतर या पदा अंतर कहते हैं, इसको हम D से, स्मॉल d से सूचित करते हैं। याद रखिएगा सार्व अंतर को स्मॉल d से, यानी डिफरेंस इसको बोलती है, इसीलिए D से इसको हम सूचित करते हैं, स्मॉल d से, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको D निकालना हो तो क्रमागत मतलब होता है लगातार, तो लगातार 2 पद के बीच का अंतर निकालिएगा ना तो D आपसे आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ कैसे निकाले हैं दोनों पद के बीच के अंतर, तो अगला पद में से पिछला पद को कम किए हैं तब ना निकला है 5, फिर अगला पद में से पिछला पद को कम किए हैं, यानी यहाँ पर अंतर निकालने के लिए क्या किए हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद को कम कर दिए हैं, यानी A2 माइनस A1 का प्रयोग किए हैं, तो आराम से निकल गया 5। यहाँ से अंतर निकालने के लिए क्या किए हैं, यानी यहाँ से D निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद को कम किए हैं, यानी A3 माइनस A2 किए हैं, ठीक है। फिर यहाँ से अंतर निकालने के लिए क्या किए हैं, तो D बराबर A4 माइनस A3 का प्रयोग किए हैं, और फिर यहाँ से निकालने के लिए क्या किए हैं, तो यहाँ A5 माइनस A4 का प्रयोग किए हैं। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि अगला पद में से पिछला पद को कम करने से हम 2 पदों के बीच का अंतर यानी कि सार्व अंतर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सार्व अंतर के बारे में जो है समझ में आ गया होगा। तो डी के लिए कई सारा सूत्र है, अगर आप सोचिएगा कि सर एक ही फॉर्मूला इसका है, तो नहीं,
इसका एक फार्मूला नहीं है, इसके कई सारे फार्मूला हो सकते हैं। जैसे आपको दे दिया है कि 49वां पद यानी A49 आपको दे दिया है, मान लीजिए 49वां पद है 200 और A50 यानी 50वां पद आपसे दे दिया है 210। आपसे पूछेगा कि D का मान क्या है, तो देखिए अरे 49 नंबर का पद दिया है और 50 नंबर का पद दिया है, तो लगातार दो गो पद है ना, तो लगातार दो गो पद के बीच के अंतर को ही तो सार्वंतर बोलते हैं ना। तो उस अगला वाला पद क्या होगा, 49 नंबर का पद आगे होगा कि 50 नंबर का, तो अगला वाला पद होगा 50 नंबर का। तो उस अगला वाले पद से पिछले वाले पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो डी का मान निकल गया। तो 210 में से 200 को घटाएंगे तो जो 10 आएगा वही हमारा हो जाएगा डी का मान। यानी डी के मान के लिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो A50 माइनस A49, समझ रहे हैं। A50 में से A49 घटेगा तो क्या हो जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। उसी तरह से हम कई सारे फार्मूला जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो डी निकालने के लिए कोई एक सूत्र है नहीं, आप बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि हमेशा अगला पद में से पिछला पद को हटाने पर डी का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब थोड़ा बात करते हैं हम समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा इस चीज से, ठीक है। यानी समानांतर श्रेणी के व्यापक रूप से क्वेश्चन आपको बनने वाला है। तो व्यापक रूप क्या होता है, समानांतर श्रेणी का जो रूप होता है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो वो होता है ए, ठीक है, कॉमा A+D, ठीक है, कॉमा A+2D, कॉमा A+3D, ठीक है, डॉट 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 डॉट। देखिए AP जो होता है वो AP इस तरह का होता है, A1, ठीक है, A2, A3, ठीक है, A4, इस तरह से बढ़ते आखिरी पद तक जाएगा। आखिरी पद को हम क्या बोलते हैं, एनवा पद, यानी अनंत वाला पद बोलते हैं। और अंतिमा पद, अनंत वाला पद को हम क्या बोलते हैं, यानी क्या चीज़ से करते हैं सूचित, तो AN से सूचित करते हैं, ठीक है। देखिए AN निकालने के लिए एक सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। AN निकालने के लिए सूत्र है A+n-1 इंटू डी, ठीक है, A+n-1 इंटू डी। अब इसमें n क्या होता है थोड़ा उसके बारे में भी बता देते हैं आपको हम। देखिए n जो होता है वो होता है पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पदों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं। तो an निकालने के लिए फार्मूला है A+n-1 इंटू डी। अब आपके दिमाग में एक बात और आएगा कि सर ये A+D, A+2D, A+3D कहाँ से आ गया। देखिए दूसरा पद के लिए क्या लिखे हैं, तो A+D, तीसरा पद के लिए A+2D, चौथा पद के लिए A+3D, कहाँ से लाए हम। देखिए एक बात हम बता रहे हैं, एनवा पद के लिए फार्मूला क्या बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। एनवा पद के लिए फार्मूला है A+n-1 इंटू डी, ठीक है। जब एनवा पद निकालना हो तो A+n-1 इंटू डी, तो बताइए दूसरा पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला बन जाएगा। दूसरा पद निकालने के लिए तो दूसरा पद यानी पद की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो n का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसके अंदर जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 2 डाल दीजिए। तो a जेना कहते ना प्लस n के जगह पर 2 -1 इंटू डी। तो देखिए थोड़ा गौर से, A+2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1 में गुना कीजिएगा d से, तो d एक आए सीधा d, यानी कि दूसरा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या बना, तो A+D बना। उसी तरह से 10वां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, A10 के लिए, तो देखिए A, ठीक है, प्लस n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान यहाँ 10 है, तो n के जगह पर 10 -1 इंटू डी। तो देखिएगा A+10 में से 1 गया तो 9 और इंटू में क्या है, तो d है। तो देखिए इतना चीज़ बनाने की ज़रूरत है नहीं, आपको सीधा क्या करना है, जितना नंबर के पद निकालना होगा ना उसमें क्या करना है, उससे एक कम डी पकड़ना। जैसे देखिए 10वां नंबर का पद निकालना है तो 9 गो डी और उसको लाके जोड़िएगा पहला पद में, यानी A+9 गो डी। उसी तरह से 49 नंबर का पद निकालना है तो क्या करना है, देखिए 49 नंबर का पद है तो उससे एक कम डी यानी 48 गो डी किस में ला के जोड़ना है, तो पहला वाले पद में, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए 54 नंबर का पद निकालना है, A54, तो क्या बोले हैं, जै नंबर का पद निकालना होगा उससे एक कम डी। तो 54 नंबर का पद निकालना है ना, तो 53 गो डी किस में जोड़ना है, तो पहला वाले पद में, यानी A+53D किसके लिए,
54 नंबर के पद के लिए। कहाँ से आया है? तो AN वाले सूत्र से आया है। बात क्लियर है? तो AP का व्यापक रूप ये होता है, यानी जब भी आपको AP का व्यापक रूप निकालना हो तो उसके लिए पहला पद यानी कि A और सार्व अंतर यानी कि D आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से AP का किसी भी नंबर का पद जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इन सारी बातों को जो है आप जो है बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए और कुछ बातें हम जो है आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर पे और उसके बाद हम चैप्टर जो है आसानी से आपको हम समझा पाएंगे, आप भी आसानी से जो है चैप्टर को समझ पाइएगा। देखिए अब देखिए आपको कभी कभी मतलब आपको इस चैप्टर के अंदर एक और सूत्र पढ़ना है। वो सूत्र क्या है? तो देखिए AP आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये AP, ठीक है, मान लीजिए 50 तक जा रहा है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ देगा कि बताइए इसका योगफल क्या होगा, मतलब इन सभी पदों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, यानी पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है, पदों का योगफल कहेगा, निकालने के लिए कह देगा आपसे। ठीक है, ये 5.3 में पढ़ना है, बोले हैं आपको हम पदों का योग पढ़ना है 5.3 में, प्रश्नावली 5.3 में। तो पदों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये देख लीजिए कितने पदों का योग निकालना है। ठीक है, जितना पदों का योग निकालना रहेगा उतना पदों का हम योग निकाल देंगे। अगर मान लीजिए 10 पदों का योग निकालना है तो S10 से करेंगे सूचित, 20 पदों का योग निकालना है तो S10 से सूचित, S20 से सूचित करेंगे। ठीक है, उसी तरह से 30 पदों का योग निकालना है तो S30 से करेंगे सूचित। ठीक है, और जब पद पते नहीं हो तो n मतलब पद हमारा n रहेगा, यानी n गो पद रहेगा और n पदों का योग निकालने के लिए कहेगा, तो उसको हम n पदों के योग को हम, यानी n पदों के योग को, n पदों के योग को, n पदों के योग को हम SN से सूचित करेंगे। क्या चीज़ से सूचित करेंगे? SN से। और SN निकालने के लिए फार्मूला है, याद रखिएगा, SN निकालने का सूत्र है, देखिए n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें n क्या है? तब पदों की संख्या, a क्या है? तब पहला पद AP का बताए हैं हम, n क्या है? तब पदों की संख्या, d क्या है? तो दो पदों के बीच का अंतर यानी सार्व अंतर है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको n पदों का योग निकालने के लिए। कभी कभी क्या होता है, शॉर्टकट सूत्र लगता है n पदों के योग निकालने के लिए, n/2 × a प्लस an। कब? तो जब nवां पद दिया हो, ठीक है, दिया हो तब, nवां पद दिया हो तब हम n पदों का योग निकालने के लिए n/2 × a प्लस n का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये दो ठो सूत्र है योग निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए डी के बारे में एक बात हम छोड़ दी है, वो बात हम अभी आपको बता देते हैं डी के बारे में। वैसे हम एग्जाम्पल जब पकड़े थे तो वहीं बता दिए थे हम। ठीक है, देखिए सार्व अंतर जो होता है, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर जो होता है वो क्या क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है यानी प्लस में, ठीक है, उसके बाद ऋणात्मक हो सकता है, यानी माइनस में हो सकता है, ठीक है, या फिर शून्य हो सकता है, शून्य, यानी डी का मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, या फिर जीरो भी आ सकता है। इस बात को आप लोग जो है दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी इस चैप्टर से जुड़ा हुआ पॉइंट था, फार्मूला था, उन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद जो आने वाला वीडियो होगा इस AP चैप्टर का, वो बहुत ही यूजफुल आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को कहीं पर सेव करके रख लीजिएगा, या तो डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इस लिंक को कहीं ना कहीं शेयर करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जितना भी हम पढ़ाने वाले हैं वो सभी चीज़ का कनेक्शन आज की इस वीडियो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, AP में जो पढ़ाएंगे हम उसका कनेक्शन आज की इस वीडियो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।